नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा बेहद ही खास शो, जहां हम आपको बताते हैं कि निवेश करना क्यों जरूरी है, कैसे निवेश की शुरुआत करें, क्या होना चाहिए पहला कदम। ये तमाम बातें योर मनी आपको बताता है। ना ही सिर्फ म्यूचुअल फंड रिलेटेड क्वेश्चंस, बल्कि किसी भी तरह के निवेश से जुड़ा हुआ कोई सवाल आपके मन में है, पोर्टफोलियो पर राय लेना चाहते हो, तो आप इस शो में आ सकते हैं। तरीका नोट कर लीजिए शो में शामिल होने का। व्हाट्सएप के थ्रू, साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7045220000। यहाँ आपने सवाल भेज दीजिए। ईमेल के थ्रू भी अपना सवाल भेजिए पूरी डिटेल के साथ mf@moneycontrol.com। फेसबुक, ट्विटर पर ये शो आप लाइव देख भी सकते हैं, साथ ही अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं। #AskAwaz लिखकर अपने सवाल आप भेज दीजिए। आज हमारे साथ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूनम रुंगटा है। पूनम जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और आज क्वेरीज लें उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं, और वो है इंश्योरेंस। दरअसल निवेश हर किसी को करना चाहिए, बट निवेश करने से पहले अपने फ्यूचर को सिक्योर करना बहुत जरूरी है, ताकि कोई भी अगर अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है तो आपकी फैमिली सिक्योर रहे। और उसके लिए टर्म इंश्योरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन टर्म इंश्योरेंस होता क्या है, कहां से खरीदे, कौन सा खरीदे, क्या आइडियल होती है कंडीशंस, ये सब बातें समझाने के लिए पूनम जी के पास चलते हैं। तो पूनम जी, पहले तो बताइए हमारे व्यूअर्स को, क्योंकि अभी भी ये जो इंश्योरेंस का मार्केट है अंडर पेनिट्रेटेड है और बहुत सारे लोग हैं जो कि अनअवेयर हैं। तो प्लीज बताइए उनको कि टर्म इंश्योरेंस क्या है और क्यों जरूरी है। दीपाली, बहुत अच्छा आपने एक टॉपिक उठाया है जो फाइनेंशियल प्लानिंग पर्सपेक्टिव, यानी द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग जो हम कहते हैं, उसका एक बहुत ही अहम हिस्सा है। अगर आपके पास प्रॉपर इंश्योरेंस यानी रिस्क कवरेज नहीं होगा तो आपकी जो प्लानिंग है वो अधूरी है, उसमें बहुत बड़ा गैप है। जैसे आपने बताया दीपाली कि अगर हम कोई इमरजेंसी आती है, कोई इवेंचुअलिटी होती है, तो ऐसे में फैमिली का क्या होगा, मतलब उनकी नीड्स तो वहीं की वहीं रहेगी। तो वो नीड्स भी आप रहें ना रहें हर हाल में पूरी हो, उसके लिए हमें एक रिस्क कवरेज का बैकअप होना चाहिए, जिसे हम प्लान बी भी कहते हैं। और इसको बहुत आसान भाषा में समझे तो जैसे हम नई गाड़ी खरीदते हैं जब, तो हमें कंपल्सरीली एक इंश्योरेंस कवर लेना होता है गाड़ी का, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए, या आप उस पे खर्च करना चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको कंपल्सरी करा हुआ है। और वो आपको जो गाड़ी की कीमत होती है उतनी ही इंश्योरेंस कवरेज लेनी होती है। और गाड़ी की तो रिन्यूएबल होती है, यानी एवरी ईयर आपको रिन्यू करनी पड़ती है। बट लाइफ इंश्योरेंस में आप चूज कर सकते हैं कि आपको कितने समय के लिए अपने आप को कवर कराना है इन केस ऑफ एनी अनइवेंटफुल इंसिडेंट। तो यूजुअली जो इंश्योरेंस की भाषा में हम कहें तो प्योर प्रोटेक्शन प्लान, जिसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट पोर्शन नहीं है, उसे, जैसे गाड़ी की इंश्योरेंस प्योर प्रोटेक्शन प्लान है। अगर गाड़ी को कुछ हुआ, यानी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ या किसी तरीके का नुकसान हुआ जिसके लिए रिपेयरिंग में खर्चा करना पड़ता है, तब आपकी जो इंश्योरेंस ली हुई वो किक इन होती है। वरना एट द एंड ऑफ द ईयर आपको उसके बदले में कुछ नहीं मिलता, बट होल ईयर यू आर हैविंग अ सिक्योरिटी इन योर माइंड कि मेरी गाड़ी को कुछ होगा तो मुझे खर्च नहीं करना पड़ेगा। इन द सेम वे जो टर्म इंश्योरेंस है वो प्योर इंश्योरेंस कवरेज है, प्योर प्रोटेक्शन प्लान है, जिसमें अगर आपको कुछ भी रिटर्न ऑफ मनी नहीं मिलेगा, बट अगर कुछ इंसिडेंट हो जाता तो आपकी फैमिली फुल्ली प्रोटेक्टेड रहेगी। सो दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टर्म इंश्योरेंस। यानी एक टर्म आप चूज करते हैं, उस टर्म के लिए आप अपने खुद के लिए एक प्योर प्रोटेक्शन प्लान लेते हैं कि आपके न रहने पर या कुछ किसी तरह का कोई हादसा होने पर आपकी फैमिली को किसी तरीके का आर्थिक नुकसान नहीं होगा। इसके लिए हम एक प्योर इंश्योरेंस कवर को अहम होना अपने फाइनेंशियल प्लान में मानते हैं। अच्छा, पूनम जी, कोई आइडियल एज भी होती है कब खरीदना चाहिए टर्म इंश्योरेंस, या फिर आइडियली कम से कम कितना लेना चाहिए, किस तरीके से ये काम करता है? सो दीपाली, आपके दो क्वेश्चंस हैं कि पहला है कि आपको कब लेनी चाहिए इंश्योरेंस। सो अकॉर्डिंग टू मी, मुझे लगता है कि जिस दिन आप कमाई करना शुरू करें और आपकी कमाई से आपकी फैमिली, पर्सनल नहीं, मैं फैमिली की बात कर रही हूँ, फैमिली के ऑब्लिगेशंस के लिए आप उसमें किसी तरीके का योगदान करते हैं, यानी आपकी फैमिली ने अगर घर खरीदा हुआ है, घर का लोन में रिपेमेंट करने में आप हिस्सेदार बनते हैं, या कोई तरीके का क्रेडिट आप लोन लेते हैं, तो आपको इंश्योरेंस लेना शुरू करना चाहिए। उसके पहले बिल्कुल जरूरत नहीं है।
आपकी शादी हो, आपके डिपेंडेंट बढ़ते हैं, आपके बच्चे होते हैं, डिपेंडेंसी और बढ़ती है, यानी आपकी जरूरत फैमिली में जैसे जैसे बढ़ती है, आपकी जरूरत तो खैर हमेशा रहेगी, आई एम रॉन्ग टू से दैट, बट आपके फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन जैसे जैसे आप फैमिली के खर्चों में हिस्सेदार बनते हैं और आपके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं लोग, तब तब आपको इंश्योरेंस बढ़ानी चाहिए और लेना शुरुआत करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब 18 साल के उम्र इज द एज टू बाय इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस की मिनिमम एज 18 साल है, तो आप 18वें साल में ले लें। मुझे नहीं लगता आपको तब लेनी चाहिए। आपको तब लेनी चाहिए जब आप कमाई करना शुरू करें और आपका योगदान आर्थिक रूप से फैमिली के लिए शुरू हो। तो ये है आपका पहला सवाल कि कब लेनी चाहिए, और दूसरा कि कितनी लेनी चाहिए। वो डिपेंड करता है आपकी कमाई कितनी है और आपके ऊपर लायबिलिटीज कितनी है। आपकी जितनी भी लायबिलिटीज हैं वो कवर करने जितनी तो 100% होनी चाहिए, और दूसरा पोर्शन है कि जो आपके वर्किंग ईयर्स में आप कितना कंट्रीब्यूट करने वाले हैं अपने फैमिली के नीड्स के लिए, उसका एक कैलकुलेशन होता है, उतनी लेनी चाहिए। और उसका एक थंब रूल है जो एक आप नॉर्मली लेते हैं कि आपकी जो एनुअल इनकम है अकॉर्डिंग टू द एज, अगर आप 30 इयर्स तक के हैं, 35 इयर्स तक के, तो आप 25 टाइम्स ऑफ योर इनकम ले सकते हैं। यानी अगर आपकी सालाना इनकम 10 लाख है तो उसका 25 टाइम्स यानी 2.5 करोड़ रुपए आपको लेनी चाहिए, बिकॉज उतना आप नॉर्मली कंट्रीब्यूट करते हो। ओके, तो पूनम जी ने ये तो आपको तमाम जानकारी दी है टर्म इंश्योरेंस से जुड़ी हुई। अगर आप खरीदना चाहते हैं, खरीद चुके हैं, टर्म इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके मन में है तो आप योर मनी में बेझिझक भेजिए। लेकिन अब क्वेश्चंस को शामिल कर लेते हैं। सुरेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू से। सुरेंद्र जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। नमस्कार जी, मेरे सवाल था, मैंने 4 म्यूचुअल फंड खरीदे हैं अपने बच्चों के लिए, तो ओके, वो म्यूचुअल फंड सही है या कोई चीज करने की जरूरत है? ये क्योंकि मेरा कोई टाइम फ्रेम नहीं है, तो आपकी मेरी लाइफ है, चल जितनी देर लाइफ है इतनी देर चलता रहेगा, बाकी देखा जाएगा। इट इज फॉर माई सन्स। ओके ओके, ठीक है। तो आपके अभी 30,000 की एसआईपी चल रही है, एसबीआई फोकस्ड इक्विटी, एसबीआई स्मॉल कैप, कोटक फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप। तो पूनम जी 4 फंड्स हैं, 2 फ्लेक्सी कैप, एक फोकस्ड, एक स्मॉल कैप। 81 साल इनकी उम्र है, लेकिन क्योंकि ये बच्चों के लिए ले रहे हैं तो आई एम श्योर होराइजन इनका लॉन्गर होगा या फिर उसी तरह की प्लानिंग इन्होंने की है। बताइए जो फंड्स चुने हैं वो ठीक है या कोई बदलाव की जरूरत है? सबसे पहले तो दीपाली मैं कहूंगी कि जो एज है इनकी उस हिसाब से 100% इक्विटी एक्सपोजर ठीक नहीं है, बिकॉज आप लॉन्गर होराइजन मान के चल रहे हैं, पर एग्जैक्टली होराइजन कितना होगा वो हमें नहीं पता है, और बीच में रोकने से इनके जो इन्वेस्टमेंट्स है उसके रिटर्न्स में फर्क पड़ सकता है। तो इन्हें अगर फिर भी इक्विटी में ही रहना है, बिकॉज इट इज अ पर्सनल रिस्क एपेटाइट, आपकी जोखिम उठाने की क्षमता कितनी है उस हिसाब से आपको अगर इसी फंड में बने रहना है, तब आपको 2 फ्लेक्सी कैप की जरूरत नहीं है। आप उसमें से एक बंद कर दें और अपना जो इन्वेस्टमेंट है तीनों फंड्स में 10-10 हजार का कर लेंगे। और स्मॉल कैप एक बहुत ही अग्रेसिव एक सेक्टर है जिसमें हम मिनिमम 10 साल का अगर निवेश ना हो तो आपको रिटर्न्स अच्छे नहीं बन पाएंगे और आपको उसमें लॉसेस भी हो सकते हैं। तो स्मॉल कैप से आप निकल जाएंगे तो बेहतर होगा, उसकी जगह लार्ज कैप ले लें। और अगर बेटर तो यही होगा कि आप बैलेंस कैटेगरी में निवेश करें, ताकि आपको डेट के साथ साथ इक्विटी भी हो और आपका जो एक्सपोजर है इक्विटी पे वो लिमिटेड रहे। तो मैं चाहूंगी कि आप एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड, डीएसपी इक्विटी एंड बॉन्ड फंड, एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड, इस तरीके के तीनों फंड में आप अगर 10-10 हजार की करेंगे तो बेहतर होगा, एंड आपकी रिस्क भी कम होगी और रिटर्न्स भी अच्छे बनेंगे। ओके, चलिए ठीक है। अगले कॉलर से बात करेंगे। अब संजय हैं हमारे साथ जम्मू एंड कश्मीर से ही। संजय जी गुड इवनिंग, आप बताइए अपना सवाल। गुड इवनिंग मैम। एक्चुअली मैम मेरे पास 13-14 म्यूचुअल फंड हैं। ये मैं कुछ अपने ही रिसर्च करने के बाद निकाला था और इसको मैं देख रहा हूँ तो कुछ में से कुछ फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है मैम, बहुत बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो जैसे एचडीएफसी का बैलेंस है और एचडीएफसी टॉप 100 है, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप है मैम,
ये मैम बिल्कुल नहीं, मतलब रिटर्न नहीं दे रहा है। 4 साल से ऊपर से मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो मैम इसमें से मेरे पास जो 14 फंड हैं जो मैंने आपको भेजे हैं मैम, इसमें से मुझे कौन से फंड को रखना चाहिए और किसमें से मुझे एग्जिट करके मुझे फिर दूसरे में शिफ्ट ठीक है। करना चाहिए, तो क्या मुझे थोड़ा बताएंगे मैम? टारगेट क्या है सर आपका? जी मैम, मैं 10 साल में और इन्वेस्ट कर सकता हूँ। मेरे एक्चुअली मैं अपनी बेटी की शादी के लिए मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और 1 से 1.5 करोड़ का मैं चाह रहा हूँ कॉर्पस प्रोजेक्ट में। ओके, ठीक है। तो पूनम जी, पोर्टफोलियो को रिलेटेड 2-3 पॉइंट हैं जो हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। पहली चीज तो ये कि पिछले 7 सालों से कर रहे हैं, धीरे धीरे इन्होंने अपने एलोकेशन बढ़ाया है, लेकिन अभी एज ऑफ नाउ पोर्टफोलियो की वैल्यू इनकी है 25 लाख के आसपास। दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये कि 14 फंड्स है। क्या 14 फंड्स की जरूरत है इनको? क्योंकि जैसे इन्होंने खुद कहा, कुछ परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। और तीसरी बात कि हालांकि जब इन्होंने डिटेल्स भेजी थी तब इन्होंने 4 करोड़ के टारगेट की बात की थी, बट अभी इन्होंने बताया कि इनकी डॉटर है, उसकी शादी के लिए, उसके एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए 1.5-2 करोड़ तो एटलीस्ट इनको चाहिए होंगे अब से 10 साल बाद। तो उस हिसाब से बताइए क्या सजेशंस हैं? सबसे पहले तो अगर इन्हें 1 से 1.5 करोड़ रुपए ही चाहिए अगले 10 साल में विद करंट इन्वेस्टमेंट अमाउंट, यानी 32,000 के इन्वेस्टमेंट से आराम से 1 से 1.5 करोड़ बना सकते हैं। और ये भी मान के चलें कि पहले से इनके 25 लाख रुपए एक्यूमुलेट हो सकते हैं, तो आराम से अपना गोल अचीव कर सकते हैं। पर अगर इन्हें 4 करोड़ रुपए चाहिए तो इन्हें रकम बढ़ा के कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए प्रति माह करनी होगी। अब सवाल है इनके पोर्टफोलियो का। 14 फंड फॉर 32,000 रुपीज इज वे टू मच। ये बहुत ज्यादा ओवर एक्सपोजर है। इसमें फंड्स रिपीटेड भी हैं और कैटेगरीज भी रिपीटेड है, तो इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं। जितने ज्यादा फंड होंगे उतना ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन आपको दिखाई देगा। तो आप कंसोलिडेट करके 6 से 7 फंड में रहे, सब कैटेगरी का एक एक अलग अलग एएमसी का ले ले। मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आप आईसीआईसीआई ब्लू चिप में बने रहे, एनिपॉन का स्मॉल कैप, यूटीआई फ्लेक्सी कैप, कोटक इमर्जिंग फंड जो मिड कैप कैटेगरी है, और एसबीआई फोकस फंड जो फोकस कैटेगरी का फंड है। इस तरह 5 फंड में भी अगर आप कंटिन्यू रखेंगे तो आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। और जो आपका सवाल है कि आपके 6 साल में कई फंड्स में अच्छे नहीं बन पाए रिटर्न्स, तो आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ओवरऑल पोर्टफोलियो की वैल्यू का रिटर्न्स देखना है, ना कि स्कीम वाइज। क्योंकि कई मर्तबा आपका जो कैटेगरी है, कई कैटेगरी वर्क करती है, कई कैटेगरी नहीं वर्क करती है। हाँ, अगर उस टाइम होराइजन में कोई भी कंपनी की वो कैटेगरी वर्क नहीं कर रही है, अच्छा परफॉर्म नहीं दे रही है, देन यू डोंट नीड टू वरी। बट अगर आपका ही फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तब आपको उसे चेंज करना चाहिए। बिकॉज कभी स्मॉल कैप्स की बारी रैली होती है, कभी मिड कैप की रैली होती है, तो मार्केट के साइक्लिकल नेचर होने की वजह से ये चेंजेस देखे जाते हैं। इसीलिए हम हमेशा डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं। आप पेशेंटली बने रहें अपने पोर्टफोलियो के साथ, तो आपको लॉन्ग टर्म में जरूर अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। बिकॉज ये प्रोडक्ट ही इतना अग्रेसिव और इतना रिस्की है कि इसमें शॉर्ट टर्म में आपको इस तरीके की उतार चढ़ाव देखने मिल सकते हैं। तो कंसोलिडेट करिए अपने पोर्टफोलियो को और एज पर नीड आप अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं। ओके, चलिए अब सवाल पूछने के लिए एसआर आचार्य हमारे साथ। आचार्य जी नमस्कार, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? इनफैक्ट ईमेल के जरिए, माफ कीजिए, इन्होंने सवाल भेजा है। एसआर अंचुरा का ये सवाल है और उम्र 34 साल है, 15 साल में 50 लाख का इनका टारगेट है। पोर्टफोलियो में क्या कोई चेंजेस करने हैं, नहीं ये जानना चाहते हैं। 4 फंड है, आईसीआईसीआई प्रू टेक्नोलॉजी 2,000 रुपए महीना, आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड में 2,000, कैनरा रोबोको स्मॉल कैप 2,000, मिरर एसेट टैक्स सेवर में 2,000। तो बताइए इनके फंड्स कैसे लगे और क्या सजेशंस? अगेन दीपाली, इन्होंने जो पोर्टफोलियो बनाया है उसमें एक तो टैक्स सेवर है, तो वो मैं मानती हूँ कि फॉर द एटीसी बेनिफिट इन्होंने लिया है, जिसमें 3 साल का लॉक इन होता है। ईएलएसएस फंड है, उसे तो आप चालू रखें। पर बाकी के जो 3 फंड बचते हैं उसमें से 2 आपने सेम कैटेगरी के लिए, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी और आदित्य बिरला डिजिटल इंडिया सेम कैटेगरी के फंड्स हैं, तो उसमें से किसी एक को चालू रखें क्योंकि दोनों ही फंड्स अच्छे हैं। और दूसरे का जो आप बंद करेंगे उसे प्योर मिड कैप में शिफ्ट कर दें, ताकि आपको ओवरऑल मार्केट का बेनिफिट मिले। क्योंकि जो टेक्नोलॉजी फंड्स का जो थीम है वो आइडियली देखेंगे तो उसके पोर्टफोलियो में ज्यादा से ज्यादा लार्ज कैप निवेश ही है।
लार्ज कैप कंपनी ऑलरेडी आप एक्सपोज्ड है, आपने एक स्मॉल कैप ले रखा है, तो एक मिड कैप कैटेगरी अगर आप इंक्लूड करेंगे तो आपको बेटर डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा एंड लॉन्ग रन, क्योंकि आपका जो होराइजन है 15 साल है उसमें ये आपको अच्छा फायदा देगा। और जो आपका अमाउंट है उससे आप 50 लाख रुपए बहुत आराम से जमा कर सकते हैं इन 15 इयर्स। बट अगर आप कर सकते हैं तो 1000 या 2000 रुपए और बढ़ा दें ताकि आपको किसी भी तरीके की कमी ना हो आपके पोर्टफोलियो बिल्डिंग। ओके चलिए, तो कुछ फंड्स आपको सजेस्ट किए गए हैं, सलाह दी गई आपके पोर्टफोलियो पर, उनको कीजिए अप्लाई। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार कुछ और क्वेश्चंस आप देखते रहिए योर मनी। आप देख रहे हैं योर मनी, पूनम रूंगटा हमारे साथ मौजूद है अभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। नीतीश कुमार है हमारे साथ अब अपना सवाल पूछने के लिए, ईमेल के थ्रू हैदराबाद से इन्होंने सवाल भेजा है। इनका टारगेट बता देते हैं, 12 साल में 2 करोड़ का टारगेट है, फिलहाल 22,000 की इनकी एसआईपी चल रही है, 13,000 की एडिशनल करना चाहते हैं। इनके पास है कैनरा रोबो का स्मॉल कैप 1,000 रुपए महीना, टाटा डिजिटल इंडिया 2,000 रुपए महीना, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 3,000, आईसीसी प्रू नेस्डेक 3,000, साथ ही कैनरा रोबो को ब्लू चिप क्वांट एक्टिव यहाँ 4,000 और पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज 5,000। तो जानना चाहते हैं फंड्स कैसे हैं प्लस इनके गोल्स पर आपकी सलाह। जो इनका पोर्टफोलियो वो काफी डिवर्सिफाइड है, अच्छे फंड्स हैं। हालांकि जो हम यूजुअली रेकमेंड करते हैं उससे ज्यादा फंड्स हैं। इनके पास 7 फंड है, 12,000 के एसआईपी तो बहुत ज्यादा है, बट बहुत अच्छे से डाइवर्सिफाइड है, तो कंटिन्यू कर सकते हैं इसे। सेम अपने पोर्टफोलियो को चालू रखें। मगर जो इनकी जो अमाउंट है, जो 22,000 रुपए अभी निवेश कर रहे हैं और 13,000 और ये बढ़ाएंगे तो टोटल 25,000 की एसआईपी से जो इनका टारगेट है 12 साल में 2 करोड़ एक्यूमुलेट करने का, वो थोड़ा कम हो सकता है। इन्हें 16 से 17 साल लग सकते हैं 25,000 रुपए के साथ। और वही अगर ये अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा के 50 से 60,000 रुपए करें तो इजीली अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। बट और ज्यादा फंड ना इंक्लूड करें, और हो सके तो जो इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में रैंडम अमाउंट्स यानी इरेगुलर अमाउंट्स है, कैनरा रुपए को स्मॉल कैप में सिर्फ 1,000 रुपए हैं, तो देखा जाएगा तो ओवरऑल पोर्टफोलियो का महज 10% इन्होंने स्मॉल कैप में डाला है। तो ये सब ना करके आप इक्वल अमाउंट रखें, बिकॉज आपका होराइजन अच्छा है, उसमें इक्वल एक्सपोजर टू ऑल स्कीम्स होगा तो आपका रिटर्न्स अच्छे बनेंगे। और जो क्वांट एक्टिव फंड है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, ये सब भी रिपीटेशन ऑफ फंड स्टाइल है, इन्हें आगे चल के आप कोई भी एक रख सकते हैं ताकि आपको बेटर आप अपना यूनिफॉर्म कर सकें अपने अमाउंट्स को अक्रॉस ऑल द स्कीम्स। ओके चलिए, तो बदलाव की जरूरत नहीं है, आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है और अपने टारगेट के लिए आपको एसआईपी बढ़ानी पड़ेगी। चलिए फंड्स पूछ लेते हैं हम पूनम जी से, उनके टॉप चॉइसेस हमारे व्यूअर्स के लिए। बताइए पूनम जी, कौन से फंड्स निकाले आपने? लाइक आई ऑलवेज से दीपाली, द फंड्स टू टॉप हम बता देंगे, बट ये डिपेंड करता है हर एक इन्वेस्टर की जोखिम उठाने की क्षमता के ऊपर, उसके टाइम होराइजन के ऊपर। बिकॉज जितना लंबा होराइजन होगा इन्वेस्टमेंट के लिए उतने आप अग्रेसिव कर सकते हैं। बट इन जनरल टोन इफ वी से, तो आप एक क्वांट मिड कैप, जो एक मिड कैप कैटेगरी का बहुत ही अग्रेसिव कैटेगरी है, उसमें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, आईसीआईसीआई ब्लू चिप फंड और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, अगर ये 4 फंड्स भी आप अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे और आपका 10 साल से ज्यादा का होराइजन है, तो आपको बहुत अच्छा इसमें रिटर्न बनने की संभावना। ओके तो 4 फंड्स हैं, इनको कर लीजिए नोट। अगर आपको एडिशन करने हैं पोर्टफोलियो में, नया पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, तो इन फंड्स के साथ आप शुरुआत करना चाहते हैं। पूनम जी की चॉइसेस हैं क्वांट का मिड कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, आईसीआईसीआई ब्लू चिप और साथ ही निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, जिसमें आपको मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, ब्लू चिप और स्मॉल कैप का कॉम्बिनेशन मिल रहा है। तो ये डाइवर्सिफाइड 4 फंड्स, इनके साथ कीजिए आप निवेश की शुरुआत। चलिए शुक्रिया पूनम जी, आप शो में आई और सभी क्वेरीज को आंसर किया। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो। और इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही, लेकिन ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी है लगातार CNBC आवाज पर। नमस्कार।